नहीं करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। बंद कर दो एसीबी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो। करप्शन करने के बाद कोई भी जेल नहीं जाता, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। अन्ना जी ने कहा राजनीति कीचड़ है। मैंने अन्ना जी को यही कहता था, मैंने कहा अन्ना जी अब तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा झाड़ू लेके। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज का बिंदास बोल आपके सामने मैं लेकर आया हूं। यही वो चैनल है जिसने लोकपाल का पहला एपिसोड हिंदुस्तान के किसी भी टीवी चैनल पर किया था। अन्ना हजारे जी मेरे यहां आते थे, अरविंद केजरीवाल मेरे घर आते थे, अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम सुदर्शन में आती थी। इनकी पहली डॉक्यूमेंट्री जो हुई लोकपाल क्यों चाहिए, यह सुदर्शन के प्रोडक्शन टीम ने बनाई थी। आज भी उनमें से कई लोग सुदर्शन में हैं और सारे लोग इस दुनिया में हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रारंभ हुआ यह आंदोलन राजनीतिक है, ऐसा मानकर ही हमने इसमें मदद की थी। अन्ना हजारे के पहले दिन के 4 अप्रैल के अनशन पर जब ये जंतर मंतर पर हुआ था तो मैं स्वयं 1 बजे तक उस अनशन में था। मेरी गाड़ी के छत पर ही बैठकर अन्ना हजारे एयरपोर्ट से दिल्ली में किरण बेदी के घर पर आए थे, मैं छोड़ने गया था। इस आंदोलन से मैं पहले क्षण से नजदीक से जुड़ा रहा, लेकिन जैसे ही इसके अंदर प्रशांत भूषण से लेकर ऐसे ऐसे नाम मैंने देखे जो एंटी इंडिया फोर्सेस अंग्रेजी में जिनको कहते हैं और भारत विरोधी ताकतें हम जिनको मानते हैं, ऐसे लोग देखने के बाद मैंने अन्ना को कहा कि अन्ना अब ट्रैप हो चुके हैं। मैं केजरीवाल को तो नहीं जानता हूं क्योंकि केजरीवाल एक नया मोहरा उस पूरे शक्तियों का था, यह हम नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही हमने उसके ऊपर ऐसे कई वामपंथी लोगों को देखा तो हमने कहा कि यह गड़बड़ है और मैं 1 बजे उस आंदोलन से चला आया। यह आंदोलन बाद में भी चला, रामलीला मैदान पर गया। रामलीला मैदान पर का आंदोलन आपको याद होगा कि हजारों लोग अपने जेब के पैसे निकाल कर पेटियों में डालते थे, झोली घुमाई जाती थी, लोगों ने मंगलसूत्र तक निकाल के डाले। विश्वास था स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन। भ्रष्टाचार से लोग ऊब चुके थे, नित नए आने वाली कथाओं से भविष्य अंधकार में दिख रहा था और इसलिए भ्रष्ट नेताओं के विरुद्ध एक जनाक्रोश का वातावरण इस देश में बना था। उस आंदोलन ने उसका शिखर प्राप्त किया, लेकिन यह आंदोलन ना रह के इस आंदोलन में राजनीतिक एंट्री होने के बजाय इस आंदोलन के नेता ही सारे राजनीति में चले गए। कुछ लोगों ने दूरी बनाई जैसे अन्ना हजारे ने बनाई, लेकिन ज्यादातर लोग केजरीवाल के साथ रहे और आप पार्टी बनी। आप पार्टी बनी तो आप पार्टी अब भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ेगी। यह यूएसपी बनाकर ही कई वीडियो बनाए गए। सरकार का पहला अपील का वीडियो था कि आपको अगर कोई पैसे मांगता है तो आप उस वीडियो को, ऑडियो को रिकॉर्ड करिए, एक नंबर जारी किया गया, इस पर भेजिए, हम आपको आपका संरक्षण बचत करेंगे, आपका कुछ नहीं होगा, भ्रष्टाचारी जेल जाएगा। यह भी कैंपेन ज्यादा दिन नहीं चला और यह पार्टी शराब जैसे विषय में फंस गई। अब वास्तव क्या है, सच क्या है, केजरीवाल के लोग क्या बोलते हैं, भाजपा वाले क्या बोलते हैं, ईडी क्या बोलती है, थोड़ी देर के लिए इसको दूर रखे और न्यायालय निर्णय देगा, यह भी हम मान ले, तो भी कम से कम भ्रष्टाचार के विरुद्ध का आंदोलन समाप्त हो गया, यह तो स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जो पार्टी जिस उद्देश्य से बनाई गई थी कि हम सत्ता में आएंगे तभी लोकपाल बना पाएंगे, करीब 2 बार और 1 दशक सत्ता में रहने के बाद भी केजरीवाल ने लोकपाल नहीं बनाया। मैं कह रहा हूं ईडी ने क्या कहा है, भाजपा ने क्या कहा है, उसके सिवा मैंने जो प्रश्न अभी उपस्थित किए हैं
क्या इतने प्रश्न भी किसी को सत्ता से हटाने या जेल में डालने के लिए पर्याप्त नहीं है? भ्रष्टाचार से भी बड़ा, कुछ पैसे, कुछ करोड़, सैकड़ों करोड़ चोरी से भी बड़ा पाप अपराध अगर कुछ है तो करोड़ों लोगों के, देशवासियों की कल की अच्छाई की आशा को तोड़ना यह है। और मुझे लगता है कि केजरीवाल इस न्यायालयीन लड़ाई में छूट जाए, निकल जाए, सजा पाए, उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि एक जन आंदोलन, भ्रष्टाचार का विरुद्ध का आंदोलन इस देश में सफाई ला सकता है। यह भावना लोगों के मन में पुनः पैदा करना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए आज का बिंदास बोल ना केवल एक केजरीवाल, बल्कि केजरीवाल जैसे लोग जिन्होंने आंदोलनों का उपयोग करके राजनीतिक सत्ता हत्या ली, उनके बारे में भी है। आज मेरे साथ एक बड़ा पैनल रहेगा जिनके साथ मैं चर्चा करूंगा, फोन लाइन भी खोलूंगा, क्योंकि तब भी मैं फोन लाइन खोलकर अन्ना हजारे के आंदोलन के लिए, क्योंकि नाम तो अन्ना हजारे का आंदोलन था, लेकिन आज तो अन्ना हजारे ने भी बोल दिया कि अगर शराब का गड़बड़ किया है तो जेल जाना पड़ेगा और मुझे कोई सद्भावना नहीं है या दुख नहीं है केजरीवाल के जेल जाने से। यह अन्ना हजारे तक को बोलना पड़ा। तो फिर आप इस आंदोलन की तरफ केवल किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी इतना नहीं देखिए, इसके पहले भी बहुत हुए, भले पद पर नहीं तो पद से जाते हुए होंगे, लेकिन केजरीवाल एक आशा की हत्या है और वो केजरीवाल ने स्वयं की अपराध उनके ऊपर लगाया गया है, आरोप लगाया गया है, किसी और ने नहीं, उनके अपनों ने भी। और इसलिए आज की चर्चा ना केवल आप पार्टी पे है, आज की चर्चा ना केवल केजरीवाल पे है, आज की चर्चा केजरीवाल के चरित्र, केजरीवाल जैसे चरित्र पर है। और इसलिए आज बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में हमको चर्चा करनी है और हम उस पर बात आज करेंगे। आज मैं आपको पहला वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें केजरीवाल स्वयं क्या कह रहे हैं, इसको सुनिए, फिर मैं हमारे गेस्ट पैनल को बुलाऊंगा। इन लोगों ने काम कर लिया होता, हम लोगों को क्या जरूरत थी राजनीति में आने की। मैं भी अपना इनकम टैक्स की नौकरी कर रहा था, ये भी अपना शो करता था, मनीष सिसोदिया पत्रकारिता करता था, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क किया, तब ये मन में आया। अन्ना जी ने कहा राजनीति कीचड़ है। मैंने अन्ना जी को यही कहता था, मैंने कहा अन्ना जी अब तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा झाड़ू लेके, इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। तो इस झाड़ू से अब सफाई करेंगे। दिल्ली की सफाई करी, पंजाब की सफाई करी, अब हरियाणा की बारी है, हरियाणा की भी सफाई करेंगे। अगर इन लोगों ने काम कर लिया होता, हम लोगों को क्या जरूरत थी राजनीति में आने की। मैं भी अपना इनकम टैक्स की नौकरी कर रहा था, ये भी अपना शो करता था, मनीष सिसोदिया पत्रकारिता करता था, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क किया, तब ये मन। अब जो बात अन्ना को कोट करके यहां पर केजरीवाल कह रहे, उस अन्ना ने ही आज केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या कहा, यह भी सुन लीजिए, ताकि आपको 360 डिग्री कार्यक्रम के प्रारंभ में ही पता चल जाए। कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। या अन्ना ने कहा है, पोल ले लेते हैं कि अभी तक आप लोग क्या कह रहे हैं। कार्यक्रम के अंत तक ये पोल लगातार अपडेट होता रहेगा। हमने वेबसाइट पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, हमारे सारे प्लेटफॉर्म पर इस पोल को डाला है। क्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन राजनीति से दूर रहकर ही हो सकता है, और उसका परिणाम तभी हो सकता है
90% लोग इस बात से सहमत है, क्योंकि लोकपाल लाने के लिए हमको सत्ता दो, ऐसा कहने वाले केजरीवाल स्वयं लोकपाल नहीं ला पाए। उल्टा अगर राम मंदिर के लिए दो, 370 के लिए दो, कॉमन सिविल कोड के लिए दो कहने वाले बीजेपी ने अपने 3 बड़े वादे में से 2 बड़े वादे पूरे किए। इसका मतलब हिंदुत्व का काम हो सकता है, इसका मतलब बाकी काम हो सकता है, लेकिन क्या राजनीतिक में जाकर राजनीतिक भ्रष्टाचार रोका जा सकता है? ऐसा आप मानते हैं? अगर ऐसा आप मानते हैं, नहीं मानते हैं, आपका क्या कहना है हमको अवश्य बताइए। लेकिन आज केजरीवाल नहीं, हिंदुस्तान की करोड़ों लोगों की वो आशा कि हमारे देश का काला धन, हमारे देश का भ्रष्टाचार मिट जाएगा, वो आज समाप्त हो गई। केजरीवाल एक वीडियो में कहते हैं कि मनीष अगर चोरी करेगा तो जेल जाएगा। केजरीवाल के सारे ऐसे वीडियो है कि सरस्वती उनके जुबान पर बैठ गई और आज वही सच साबित हो रहा है। केजरीवाल का मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। कल को चलिए मैं पैनल को बुला रहा हूं और हमारे साथ आज के बिंदास बोल में जो अतिथि है, हाँ, उनके साथ साथ मैं आप दर्शकों को भी अपनी बात को रखने का अवसर दूंगा, ताकि आप अपनी बात के द्वारा इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का अंत, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, जो कह सकते वो सब कुछ इसके साथ हुआ है, उसका आज विश्लेषण, ऑपरेशन करे, ताकि पुनः ऐसा कोई आंदोलन खड़ा हो सके। इंडिया अगेंस्ट करप्शन अब एसोसिएशन विद करप्शन हो गया है। हमारे साथ आज 3 गेस्ट हैं। अब वैसे हमने आज केजरीवाल के कई पुराने साथियों को भी बुलाया था, लेकिन कई लोग तो अभी भी साथ है, कई लोग अब छोड़ चुके, कई लोग अभी इन दिनों राजनीतिक वातावरण है तो कांग्रेस के साथ है, इसलिए इस कार्यक्रम में नहीं आ सकते, क्योंकि अब वो केजरीवाल के साथ फिर खड़े हो गए हैं। और इसलिए आज हमने उनके साथ काम करने वाले पुराने 3 लोगों को बुलाया और वो 3 लोग आज हमारे साथ है। हमारे साथ दिनेश गुप्ता है, जो इस आंदोलन के संस्थापक टीम में थे। हमारे साथ अब बीजेपी में है विनोद कुमार बिन्नी जी, विधायक रहे, धाकड़ नेता रहे और सबसे पहले छोड़ने की हिम्मत करने वाले भी रहे। आपका भी स्वागत है बिन्नी जी। हमारे साथ एक और अधिवक्ता है जो विनीत जिंदल जी, आपका भी स्वागत है विनीत जिंदल जी। और अन्य कई लोगों ने कहा कि हम कार्यक्रम में गेस्ट के तौर पर तो नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन कॉल पर भी या अन्य रास्ते से जुड़ेंगे। मैं बिन्नी से ही शुरुआत करता हूं। सबसे पहले विनोद कुमार बिन्नी, आपने केजरीवाल को छोड़ा, क्या आज जो हुआ यह आपको तभी दिख गया था? विनोद कुमार बिन्नी। जी, आपकी आवाज मुझे थोड़ा कट कट के आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा जो आज हुआ है यह आपने तभी भाप लिया था? दरअसल देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस आदमी की जो वर्किंग होती है वो पहले दिन से उसकी वर्किंग को पता चलता है लोगों को। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो वर्किंग थी पहले दिन, उसके पीछे हिडन एजेंडा था और उसकी मानसिकता पहले दिन से दिखती थी। जब लोगों के बीच में आप जाते हो तो उसका रूप कुछ और होता था, और अंदर की मीटिंग्स में और बाकी जगह उसका रूप अलग दिखता था। तो मानसिकता तो बहुत पहले से उसकी जाहिर थी कि भाई वो खराब मानसिकता का आदमी है और वो झूठ बोलने में विश्वास रखता है, भोली भाली जनता को कैसे मूर्ख बनाता है, बनाने के लिए प्लानिंग करता है। ये सब पहले दिन से दिखता था, उसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि वो कपड़े पहनने से लेके उनकी बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, गाड़ी रखने का तरीका, तमाम ऐसी चीजें थी जिससे ये पता चलता था कि ये अति चतुर इंसान है, अति चतुर। में
अभी दिनेश गुप्ता जी के पास चलता हूं, उनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं कि वो इस विषय पर क्या कहते हैं। दिनेश गुप्ता जी। सुरेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। सुरेश जी, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूंगा। आपको लगेगा कि ये बिल्कुल एकदम उसके ऊपर फिट बैठती हैं। सिक्कों की खनक देख मुजरा करने वाले आए थे बंद करवाने तवायफों के कोठे, तवायफों के धंधे में शरीक हो गए। आज इन्होंने गठबंधन कर लिया है कांग्रेस के साथ, और मैं तो खासतौर पे बहुत शर्मिंदा हूं इस बात से कि मैं इस पापी के साथ, राष्ट्रद्रोहियों के साथ, मैंने अपने राष्ट्र के साथ और धर्म के साथ बहुत अन्याय करा। ये खाली पैसों का नहीं है, ईडी का मामला नहीं है, इसके अंदर अभी बहुत गहराई में जाएंगे तो ये हमारे देश को खोखला करने में शायद मील का पत्थर साबित होता अगर ये ईडी ने इतनी त्वरित कार्रवाई ना करी होती, और अगर 1-2 महीने और गुजार दिए होते तो मनीष भी बाहर आ जाता। तो इस बात को लेके अब ये जो अभी तो इसके बहुत सारे पन्ने खुलने हैं जो खालिस्तानियों के साथ। नहीं, मेरा प्रश्न ये है आपके साथ दिनेश जी कि आपको पहली बार कब लगा कि अब ये छोड़ देना चाहिए? ये मेरे को पहली बार ही तब लगा था जब इसने अपना कांग्रेस के साथ इसने मिलकर जब वो बना लिया था कि गठबंधन करके कि मैंने कांग्रेस की सपोर्ट लेके इसने अपनी सरकार बनाई थी। तो मेरे को हल्का हल्का ये लगने लग गया कि मैंने कहा ये आदमी जो है ना सही नहीं है, और वैसे नहीं थे, मन्ना के चेहरे में धोखे पे आ गए थे। हमारी जो आम सामान्य जनता है, क्योंकि अब आम आदमी हम बोल नहीं सकते हैं, और फिर खालिस्तान का मेरे को इसका पता चल गया था कि ये खालिस्तानी उसके अंदर है। इसके साथी ने जो कहता है कि मेरे पास सबूत भी है, उसने आज तक नहीं बताया, सबूत नहीं दिए हैं, और वो सत्ता के गलियारों की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक षड्यंत्र है, और ईडी के लिए बहुत बहुत हम तो ईडी के ऑफिसरों का बहुत शुक्रगुजार है कि ईडी ने राष्ट्र को एक अंधे कुएं में जाने से बचा लिया है। और बाकी इस शख्स की इतनी गहराई है कि ये खाली पैसों का मत समझिएगा, ये राष्ट्र को खोखला कर दिया, ये बहुत बड़ी दीमक है। बिल्कुल। मैं हमारे तीसरे अतिथि के पास जाऊं। मैं आपको बता दूं कि ये तीनों के नंबर मैंने हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेशन को आज दिए थे, क्योंकि मैंने इन तीनों ने भले ही आपके साथ हो ना हो, लेकिन मैंने मेरे मोबाइल में इनका आज भी एक्स आप ऐसा ही नंबर सेव करके रखा है, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक ऐतिहासिक घटना पर कभी ना कभी हमको इनको बुलाना पड़ेगा। तो भले ही बिन्नी बीजेपी में मुझे पता है, लेकिन मैंने एक्स आप लिख कर रखा है। इनके एक्स आप कहने पे जितने नंबर आते हैं वो सारे आज मैंने गेस्ट कोऑर्डिनेशन को दिए थे। विनीत जी। सुरेश जी, देखिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, समझना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, लेकिन 2 लोग यहाँ बैठे हैं मेरे जैसे। जब आप किसी पार्टी में होते हैं, किसी आदमी से, व्यक्ति से मिलते हैं, तो उसके तरीके से, उसके व्यवहार से आप समझते हैं कि वो किस तरीके का व्यक्ति है। दिल्ली में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से यहाँ पे कार्य हुआ, जिस तरीके से पंजाब में सरकार बनाने के लिए खालिस्तानियों का सहयोग लिया गया, सबको पता है। अब भ्रष्टाचार की बात, ये पीएमएलए का मामला जो है, जो ईडी ने खोला है, ये भ्रष्टाचार का मामला, और भ्रष्टाचार का मामला देशद्रोह और देश के खिलाफ साजिश से कम नहीं है। भ्रष्टाचार वो चीज होती है जो देश को खोखला करती है, और इस चीज के अंदर जो व्यक्ति इन्वॉल्व हो, तो मुझे लगता है कि 2 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तीसरा मैं हूं, तो ऐसे लोगों को जिनको पता चल जाए हम लोगों ने छोड़ दिया, और ऐसे बहुत से लोग होंगे ऐसे जो अब अरविंद केजरीवाल को इस इंसिडेंट के बाद, ये सच्चाई सामने आने के बाद छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि हमें हमारी भारत सरकार का, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो लोग सच्चाई को नहीं जानते उनके सामने सच्चाई आ रही है। और बहुत अच्छा हुआ कि ईडी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, और जिस तरीके से 2-3 लोग आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल में थे, और आज आम आदमी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी ये चीज साफ हो रही है कि बिल्कुल हर तरीके से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। और भ्रष्टाचार का मामला, मैं फिर वही कहूंगा कि ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, भ्रष्टाचार का मामला देशद्रोह के मामले से कम नहीं है। और मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता था, जो आदमी ये कहता था कि मैं कांग्रेस के सपोर्ट से अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस के सपोर्ट से गवर्नमेंट नहीं बनाऊंगा,
वो व्यक्ति जब अपने बच्चों की कसम से मुकर सकता है, तो मुझे लगता है कि सच्चाई की और झूठ की बात करना उसके लिए बेमानी है। बिल्कुल, क्योंकि तब कांग्रेस को भ्रष्टाचार का प्रतिरूप बताया गया था, स्थापित किया गया था, सत्ता में थे, स्वाभाविक था स्थापित होना। ऐसे ऐसे किस्से उदाहरण सामने आते थे। 200-300 रुपए का टॉयलेट पेपर कैसे हो सकता, नहीं 2-3 हजार रुपए का टॉयलेट पेपर से लेके न जाने क्या क्या सामने आता था। तो ऐसे में वो चित्र बना था और उस समय केजरीवाल ने ये बात कही थी। केजरीवाल का एक और वीडियो दिखा था। मुझे लगता है वैसे केजरीवाल को एक्सप्लेन करने के लिए केजरीवाल के पुराने वीडियो ही पर्याप्त है, ना भाजपा की जरूरत है, ना किसी ने शो करने की जरूरत है। ऐसा ही एक वीडियो है जो सत्ता के कुर्सी पर केजरीवाल तब क्या व्याख्या करते हैं और आज क्या होता है, देखिए। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। बिन्नी जी अब तो आप ही लोगों को बोलना है। दरअसल देखो ये वास्तविकता है, क्योंकि हम हाँ मैंने ये बताया था आपको भाई ये चीजें हो रही हैं। लेकिन मैं उससे पहले एक बात बता दूं कि जब अरविंद केजरीवाल आए थे तो बहुत शोर था, लेकिन दिल्ली की जनता को समझते समझते इतना समय लगा, ये 10 साल लग गए लोगों को समझने कि वो बहुत बड़ा चोर था। ये अब जाके लोगों को 10 साल में समझ में आया, दिल्ली की भोली भाली जनता को। इसमें मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल का जो मोटिव था वो पहले दिन से था। उसने सबसे पहले डाटा चोरी किया। फिर जब 2015 में जो कैंडिडेट सिलेक्शन का काम किया गया, तो उस समय भी कैंडिडेटों से 400 लोगों से 20-20 हजार रुपए का चंदा के रूप में डिनर और चाय के नाम पर 400 लोगों से फंडिंग की गई। करोड़ों रुपए उस समय उजागर किया गया। अब शराब नीति में देखो आपने इतना बड़ा पैसा लिया, ये वो इसमें कोई संदेह नहीं है, वो उसकी मानसिकता पहले दिन से खराब। और वो तो बहुत कुछ चाहता था इस टाइम के आंदोलन के टाइम के लोग बोलना नहीं चाहते हैं, बोलते नहीं है कि उसने कैसी कैसी आंदोलन के समय पे साजिश तक रची। वो चाहते थे कि अन्ना जी का आंदोलन लगातार चलता रहे और अन्ना जी इतना चले कि अन्ना जी शायद इसमें स्वाहा हो जाए। इस तरह की मानसिकता के स्टेटमेंट उस समय आते थे कि अरविंद ये चाहता है कि अन्ना किसी तरह भी 10 दिन 20 दिन 15 दिन चले और ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाए कि इसमें कुछ आहुतियां चली जाएं आदमियों की, जिससे कि पूरे देश में क्रांति आ जाए। इस तरह की मानसिकता, क्रूर मानसिकता रखने वाला इंसान है ये हम पहले दिन से इस आदमी को जानते हैं। और ये मैंने पहले ही शुरू में लगा कि हमें लगा कि सर कुछ देश बदलने वाला है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऐसे होते थे कि भाई हमें कीचड़ में उतरने के, कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। हमको भी लगता था सर बाद में बदल जाएगा ये, लेकिन दुर्भाग्य देखिए वो खुद बदल गया। और इतनी तेजी से देखो आपके सामने शीश महल जैसा महल बनाया, और अभी भी देखो आपको ये मानना पड़ेगा षड्यंत्र, वो शीश महल को छोड़ने वाला नहीं है। अगर उस किसी और को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा तो उस महल को छोड़ना पड़ेगा। उसकी जगह आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुनीता केजरीवाल को ही वो चीफ मिनिस्टर अपनी जगह अगर सीट छोड़ेगा तो सुनीता केजरीवाल ही चीफ मिनिस्टर होंगी। ये इसकी मानसिकता और जो अंदर की सोच है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये तो लालू जैसा हो गया ना फिर। मतलब जिस लालू के खिलाफ आप बोलते थे कि लालू गए तो राबड़ी देवी को देखे गए, जिनको 52 सेकंड लगते थे अपना हस्ताक्षर करने के लिए, और हस्ताक्षर भी क्या होता था वो राबड़ी देवी लिखती थी। तो भले ही सुनीता जी राबड़ी देवी अपना हस्ताक्षर लिखने में 52 सेकंड न लगाए, लेकिन अपनी पत्नी को करके जाना एक सोशल प्लेटफॉर्म पर। सुनीता केजरीवाल ने अभी ट्वीट करना शुरू किया है। हाँ। इसका मतलब है कि वो अभी पॉलिटिक्स में एक्टिव होना शुरू हो गई है और वो एक माहौल बनाना शुरू कर रहे हैं। जैसे 2-4-5 दिन में 10 दिन में थोड़ा सरकार को चलाने में क्राइसिस आएगा तो जनता के लोग ही बोलेंगे कि किसको बनाया जाए, लोग प्रपोज कर देंगे, क्योंकि उसका हिडन जो एजेंडा यही है कि लोग दिल्ली की जनता को बोल दीजिए। दिल्ली की जनता ने एक सर्वे कराया, उन्होंने बोला कि सुनीता केजरीवाल चीफ मिनिस्टर होनी चाहिए।
वो उस तरह का ड्रामा रचेगा। और ये आप समझ लीजिए कि उसका टारगेट ये है कि वो शीश महल को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता है। अगर सुनीता केजरीवाल सीएम नहीं बनेगी तो शीश महल उसे छोड़ना पड़ेगा। तो शीश महल को कभी नहीं छोड़ेगा, सुनीता केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाएगा 100%। आप देखते रहिएगा, मैं भी यही हूँ, आप भी यही है। और नेक्स्ट प्रोग्राम कीजिएगा, मुझे बुलाइएगा उसके बाद। बिल्कुल। और भ्रष्टाचार के भी कई प्रकार के रूप होते हैं। कई कई मामलों में लोगों को लगता है कि नहीं चलो पार्टी चलानी है, थोड़ा बहुत चंदा ले लिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये वो स्वराज की जो बात इन्होंने की थी, उस स्वराज में शराबबंदी भी एक नारा था। मतलब आप सत्ता में आते समय देश कैसे होगा इसका एक पुस्तक प्रकाशित करते हैं, उसके चैप्टर होते हैं और उसमें एक चैप्टर शराबबंदी होगा। ये कहते हैं कि आप शराब के नाम पर लोगों से टैक्स लेते हो और उन्हीं के घरों पर केरोसिन डालकर आग लगा देते हो। क्या ये सरकार का काम है शराब बेचना? ये केजरीवाल का वीडियो है। लेकिन उन्हीं की सरकार आकर शराब की ऐसी नीति बनाती है कि ज्यादा लोग शराब पिएंगे, ज्यादा उपलब्ध होगी, ज्यादा दुकान खुलेंगे तो राज्य को भी ज्यादा टैक्स आएगा। मतलब दूसरे के घर को जलाकर आग सेकने वाला काम का भ्रष्टाचार ना केवल भ्रष्टाचार है बल्कि बड़ा पाप है। दिनेश जी। सुरेश जी, हमारे इसमें इसका केजरी का कोई खास दोष नहीं है जितना हमारा विधान का दोष है। हमारा विधान का ये दोष है, आपने जैसा कहा कि सुनीता आ जाएगी या फिर राबड़ी आ गई थी, लालू खुला घूम रहा है सजा होने के बाद भी, ऐसे ही केजरी करेगा। तो ऐसे विधान के अंदर 150 करोड़ लोगों की गर्दन दे रखी है। जो लोग नशा करके आप ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकते खेलने के लिए, आप मेट्रो के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आप संसद के अंदर जा सकते हो या फिर भाषण दे सकते हो। हमें कई ऐसे नेताओं का पता है जो आपके विपक्ष के या पक्ष वाले, हम उस बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। और दूसरी बात रही कि आप जहां पर भी खोदेंगे कहते हैं वहां मंदिर निकलेगा भारत भूमि के अंदर। ऐसे ही मैं आपसे चैलेंज करता हूं, आप दिल्ली में कहीं पे भी उंगली रख दीजिए, आपको इसके भ्रष्टाचार के नमूने दिखाई देंगे। चाहे वो कोई सी संस्था हो, सड़क हो, पार्क हो, कहीं भी हो। अब इस चीज को दूर करने के लिए जो इस विधान के ऊपर हम अपने 150 करोड़ लोगों के भविष्य को नहीं छोड़ सकते। मोदी जी और योगी जी जैसे महान लोग कब तक रहेंगे इस देश के अंदर, उनकी भी एक समय सीमा है। लेकिन ये जो न्याय के नाम पर निर्णय देने वाले बैठे हुए हैं, ये लोग हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझ सकते। हमारा टाइम चला जाएगा, हमारा आधा देश जा चुका है। और ये ईडी के अफसरों को मेरा शत नमन है अपने 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से, जो राष्ट्र के हित में थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। 100 करोड़ कह लीजिए कि इन अफसरों को हमारी उम्र भी लग जाए। हम तो ये चाहेंगे और ये जल्द से जल्द इस कोड को इस धरती से उठा दें, इससे ज्यादा नहीं तो ये विपक्षता पे चला जाएगा। बिल्कुल। मैं जिंदल जी के पास जाऊंगा। जिंदल जी, जो बात कुल मिलाकर हम कह रहे हैं कि शराब जैसा विषय जिसके लिए आपके मतलब कितने इमोशनल महिलाएं जो जुड़ी होगी वो केवल इस शराब के कारण जुड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी, देखिए गवर्नमेंट सरकार हर तरीके का काम करती है, लेकिन पॉलिसी अगर आप बनाएं और पॉलिसी बनाएं भ्रष्टाचार के लिए और बनाएं इसलिए कि लोग, मैं बताऊं आपको एक इंसिडेंट कि मेरे एक क्लाइंट थे जिनकी एक बड़ी फैक्ट्री थी और वो सिर्फ इस बात से, जब ये पॉलिसी थी तो इस बात से परेशान थे कि उनकी जो लेबर थी वो लेबर पहले एक हाफ जो होता था शराब का वो पी के अगले दिन काम पे आती थी, लेकिन क्योंकि शराब नीति की वजह से शराब सस्ती हो गई, बहुत ज्यादा मिलने लग गई, तो वो जो लेबर थी वो लेबर छुट्टियां करने लग गई और उस व्यक्ति का बिजनेस जो था वो बिजनेस सफर करने लगा। तो बात सेहत की है, बात जनता की है और बात जिस काम से लोगों को रेवेन्यू जनरेट होता था वो रेवेन्यू की भी है। आपने बिजनेसमैन का नुकसान किया, सिर्फ लोगों का नुकसान किया सिर्फ अपने फायदे के लिए, और उस भ्रष्टाचार के अंदर सरकार के नाम पे, नई नीति के नाम पे आपने कितना पैसा जो है, बिल्कुल बोलते रहिए आप विनीत जी, कितना पैसा जो है आपने इस चीज के अंदर भ्रष्टाचार के रूप में आपने अपनी पार्टी में अपने पर्सनल यूज के लिए आपने ये प्रयोग किया। अब इस व्यक्ति की मानसिकता की अगर हम बात करें तो ये वही मानसिकता है जो व्यक्ति ये कहता था सिर्फ अकेला मैं इस हिंदुस्तान में हूं जो ईमानदार हूं। भ्रष्टाचार को लेकर ये कहता था कि सिर्फ एक सेल्फ सर्टिफिकेट जो वो था
वो ये व्यक्ति बांटता था। आज वही व्यक्ति जो पूरे विपक्ष को, पूरे जितने लोग थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे और कोई पार्टी हो, डीएमके हो, एडीएमके हो, सबको भ्रष्टाचारी बताता था। आज सिर्फ मोदी जी जो हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ उनको हराने के लिए उन लोगों को जिनको ये भ्रष्टाचारी कहता था उनके साथ बैठने को तैयार है, उनके साथ डील कर रहा है। रोज मीटिंग हो रही है। दिल्ली के अंदर 2 सीटें उस कांग्रेस को दी गई जिस कांग्रेस के पर्चे हाथ में लेकर ये उठा के ये कहता था कि जैसे ही आऊंगा तो मैं इन सबको जेल भेज दूंगा। आज तक कुछ नहीं हुआ और आज वही डील, वही भ्रष्टाचार की हम बात करें तो वही भ्रष्टाचार लोकसभा इलेक्शन के लिए डील करके इस व्यक्ति ने किया। मुझे याद है कल रात को गिरफ्तारी के बाद या शायद आज सुबह का वीडियो होगा, शीला दीक्षित जी के बेटे इनके बचाव में स्टेटमेंट दे रहे थे। मतलब जिस शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के बारे में केजरीवाल ने ट्रक पुरावे मेरे पास है, ट्रक भर के या टेम्पो भर के, जो भी डायलॉग हुआ होगा, ये सब बोला था, ये भी उसके खिलाफ थे। आज साथ है। राजनीति की या मजबूरियां या जोड़ तोड़ ये देश के लिए निश्चित तौर पर सही नहीं है। किसी का फायदा हो सकता है लेकिन ये देश के लिए तो सही नहीं है। केजरीवाल ने जब राजनीतिक मंच बनाने की या पार्टी बनाने की बात की तो कई लोगों ने तब यह कहा, हम भी करीब करीब तब तक तो फिर भी पीछे से भी क्यों ना हो सपोर्ट देते थे कि चलो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन है। दल की बात आई तो फिर हमने कहा कि नहीं, ये रास्ता तो बड़ा डेंजर है, यहां इस तरीके से जाकर कोई नहीं बच सकता। और फिर जो इंटरनेशनल फोर्सेस के एजेंडे की बात हमको लगी वो हमने तभी बोल दी थी। केजरीवाल ने जब जंतर मंतर पर राजनीतिक विकल्प की बात की, वो वीडियो भी आज हमको देखना ही चाहिए क्योंकि केजरीवाल के वीडियो ही बताते हैं कि केजरीवाल क्या है। यहाँ जितने लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए थे सब लोगों ने भारी संख्या में हाथ उठा के कहा कि आप राजनीतिक विकल्प दीजिए। उसके बाद कई टीवी चैनल्स के ऊपर अभी सर्वे चल रहे हैं। अभी जब मैं आया था तो पता चला 50,000 लोगों ने अपना मत जाहिर किया है और उस 50,000 लोगों में से 94% 94% लोगों ने कहा है कि अब इस आंदोलन को एक विकल्प देना चाहिए। दूसरे चैनलों पे भी सर्वे चल रहा है और लगभग 90% से ज्यादा इस देश के लोग कह रहे हैं कि इस आंदोलन को विकल्प देना चाहिए। तो जैसा अन्ना जी ने कहा कि विकल्प दे, अगर जनता का यह आदेश है और इस देश के सबसे सम्मानित लोगों का यह आदेश है तो यह आदेश जनता का सर आंखों पर, अन्ना जी ने कहा कि विकल्प देने के लिए आंदोलन तैयार है। तो यहां जितने लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए थे सब लोगों ने भारी संख्या में हाथ उठा के कहा कि आप राजनीतिक विकल्प दीजिए। उसके बाद कई टीवी चैनल्स के ऊपर अभी सर्वे चल रहे हैं। अभी जब मैं आया अपडेट भी दे दूं कि इस वक्त क्योंकि बिंदास लाइव चल रहा है और केजरीवाल का विषय है तो केजरीवाल को 28 तारीख तक के लिए रिमांड पर भेजा गया है। मतलब अब तक जो कार्रवाई चल रही थी वो भले ही ईडी कर रही है राजनीतिक द्वेष से, ऐसा भी कोई आरोप लगाए तो अब कम से कम कोर्ट ने कहा है कि आपको कस्टडी में रहना होगा, रिमांड पे रहना होगा। हालांकि कल ही जेल कोर्ट ने कहा था कि बेल नहीं मिलेगी, तब एक तरीके से कोर्ट इसमें एक्टिव हो गया था, लेकिन अब तो अधिकृत तौर पर आपके लोग भी ये नहीं कह सकते कि हाँ ये बीजेपी की कार्रवाई, क्योंकि कोर्ट ने ही इस बात को पूरा पक्ष सुनकर अब 28 तारीख तक के लिए दी है। मतलब अधिकृत तौर पर गए। और अब तो वैसे सरकारी नौकर को अगर 24 घंटे कस्टडी में रखा जाता है तो उसको पद छोड़ना पड़ता है, तो शायद इनको छोड़ना चाहिए, नियमानुसार तो गिरफ्तारी पे छोड़ना चाहिए। कई जगह तो एफआईआर होने पर ही छोड़ा जाता था, लेकिन अब गिरते 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 राजनीति यहां तक आ गई तो कम से कम अब छोड़ना चाहिए। अब छोड़ेंगे तो भी शायद बिन्नी जी जैसे कह रहे थे कि अब इनकी पत्नी बन सकती है, वैसा होगा। मेरा यह प्रश्न है, ये इस प्रश्न को लेकर हम अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। क्या आज अरविंद केजरीवाल, मतलब आप लोग तो यही कह रहे हैं कि वो राजनीतिक दल बनाने के लिए आए थे, लेकिन अगर इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये मूवमेंट आप पार्टी में कन्वर्ट नहीं होती तो हिंदुस्तान का भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता था, ऐसा आपको लगता है बिन्नी जी? देखो सुरेश जी, ये मान लीजिए कि इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि इस पार्टी के बनने से जो लोगों में विश्वास था आंदोलन को लेकर,
लोग प्रदर्शन करते थे, आंदोलन करते थे, उन सब चीजों की हत्या हो गई है और उन सब का हत्यारा है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि लोगों ने विश्वास किया और विश्वास करने के बाद में जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनी और उस पॉलिटिकल पार्टी से जैसे जैसे लोगों का विश्वास हट रहा है, तो ये एक लोगों में आंदोलन को लेके कहीं ना कहीं डबल माइंडेड है कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है, लोग अपने स्वार्थ के लिए आंदोलन करते हैं। क्योंकि उस समय लोग दिल से जुड़े हुए थे, दिल से सारा देश इस आंदोलन से जुड़ा हुआ। अगर ये पार्टी नहीं बनती तो सरकारों के बहुत बड़ी समस्या क्या, जो चाहते आंदोलन के लोग वो करा सकते थे गवर्नमेंट से। क्योंकि उस समय आपने भी देखा, हमने भी देखा कि बड़े बड़े मंत्री लाइन में लगे खड़े हो रहते थे, भाई आंदोलन हो रहा है, जनता हमारे खिलाफ जा रही है। लेकिन इस आंदोलन के होने से सब चीजों पे बहुत फर्क पड़ा है और इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर ये पार्टी ना बनी होती तो आंदोलन इस देश की नींव होता, बहुत बड़ा स्तंभ होता। हो सकता है कि लोकतंत्र का 5वां स्तंभ आंदोलन बन जाता। तो ये बहुत बड़ी ताकत थी जिसको अरविंद केजरीवाल ने उसको खत्म करने का काम किया, उसका हत्या करने का काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप शराब को लेकर एक बात कर रहे थे, जब हम लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो हम सब लोगों ने घर घर में जा जाके एक एफिडेविट दिया कि अगर जहां शराब की दुकान खुलेगी तो माँ बहनों से, बेटियों से पूछ के रायशुमारी करा के ही शराब की दुकान खोली जाएगी। और उसका नतीजा देखो क्या हुआ, बाद में हर गली में शराब की दुकान खुली और उसके बाद एक के साथ एक फ्री की बोतल दी गई। लोगों को, बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए और बहुत सारे लोगों की उसी शराब पी के मृत्यु हो गई। ये तमाम ऐसे दोष है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार की नीतियां जिम्मेदार है, इस सबके लिए वो ही जिम्मेदार है। और कहना है कि जो कैसा करेगा वैसे भरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो भगवान की देन है कि भगवान ने गीता में भी कहा है कि जैसा जो कर्म करेगा उसे वो भोगना पड़ेगा, तो वो जैसा कर्म किया वो भोग रहा है। बिल्कुल। केजरीवाल ने एक वीडियो है केजरीवाल का जिसमें केजरीवाल कहते हैं कि घोटाले इसलिए होते हैं क्योंकि कोई जेल नहीं जाता। ये वीडियो मेरे सामने काफी देर से है, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि अभी केजरीवाल की जो जमानत की सुनवाई पर रिजर्व रखा गया है थोड़ी देर में आ ही जाएगा। और अब मैं, क्योंकि अब केजरीवाल अधिकृत तौर पर जेल में गए हैं, तो इसलिए अब इस वीडियो को मैं दिखाता हूं। अब केजरीवाल क्या कहेंगे, तब क्या कहते थे। आप सब लोगों को नमस्कार। इतने करप्शन के घोटाले निकल रहे हैं और एक प्रश्न ये उठता है कि इतना करप्शन क्यों हो रहा है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि करप्शन करने के बाद कोई भी जेल नहीं जाता, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। आप सब लोगों को नमस्कार। इतने करप्शन के घोटाले निकल रहे हैं और एक प्रश्न ये उठता है कि इतना करप्शन क्यों हो रहा है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि करप्शन करने के बाद कोई भी जेल नहीं जाता, किसी के खिलाफ कोई एक्शन। क्योंकि ये जनता के मोमेंट पर आज का बिंदास बोल हो रहा है और इसलिए जनता की सहभागिता भी आज के बिंदास बोल में आवश्यक है। केवल पोल पर नहीं, कॉल पर भी मैं आपको अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर दे रहा हूं और इसलिए पहले कॉलर के पास चलते, फिर मैं हमारे अगले पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी, जय श्री राम। बोलिए सर। मेरा कहना तो ये था कि 9-9, 10-10 समन मिलने के बाद भी जब ये बंदा वहां से उनको उठाकर लाया जाता है, इतना सब करने के बाद ही सबको, देश को ही पता है क्या चल रहा है, फिर भी इसको इतना महान क्यों बताया जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, मैं अभी आपका लाइव देख रहा हूँ, बड़ी खुशी हुई है। आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो भी, मतलब आप पुराने जो याद ताजा कर दिया, हम लोगों ने भूल गया था। हाँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। कि मैं भी एक सरकारी कर्मचारी रह चुका हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर में मैं सस्पेंड भी हुआ था। हाँ। ठीक है, बेवजह। उसके लिए मुझे 2 साल कोर्ट में जाके जीतने के बाद भी मुझे रिवॉक होने के लिए काफी तकलीफ। हाँ। करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। सर, क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ? देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के, जो उन्होंने कहा, बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे, उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था, ना आज के दिन का नाम है, और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे।
ठीक है चलिए, तो ये 6 दिन के बाद अधिकृत मैंने घोषित भी करवा दिया। कॉलर है क्या लाइन पे जो बात कर रहे थे? आप सुन रहे हैं? हेलो, हाँ बोलिए, आप कंटिन्यू करिए, ये बीच में जरा लाइव आ गया था। अरे जैन सर, सुनिए सर, हम तो बहुत दूर से बोल, कई बार आपको संपर्क करना चाहते हैं, नहीं होता। मंडवा निकोबार से बोल रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर से। बोलिए। मैं एक सरनाग महेश्वरराव मेरा नाम है। मैं असिस्टेंट इंजीनियर रह चुका हूँ एपीडब्ल्यूडी में। हाँ। भ्रष्टाचार क्या होता है मैंने नजदीक से देखा है और उसके लिए कैसा होता है। मेरा एक ही संदेश आपसे, एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं जब असिस्टेंट इंजीनियर था तब मैं सस्पेंड हुआ था, उसके कोई करके 2 साल समय लगा, बहुत से मुझे अपने कार्य से वंचित रखा। कोर्ट बाद में मुझे 1 साल तक वंचित रखा गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा बोलता है, ठीक है, सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। लेकिन चीफ मिनिस्टर इतना बड़ा ये दांधी करने के बाद वो जेल से रख के एज ए चीफ मिनिस्टर वो कैसे सत्ता संभाल सकता है? वो जो दिल्ली के जो 4 करोड़ 5 करोड़ जनता का मतलब वो कैसे मतलब तो वो अपना शासन चला सकता है? ये कौन सा रूल लॉ करता है? मेरा एक सवाल है। नहीं, कोई रूल नहीं है, क्योंकि ऐसा रूल नहीं है। रूल लिखते समय किसी ने नहीं कहा, इसलिए इन्होंने उसका फायदा उठा रहा है। मैं अभी देख रहा था, थोड़ी देर पहले शो का रिसर्च कर रहा था, तो आपके अंदर बड़ी बड़ी बैंकों के सीईओ पद से इस्तीफा देकर इस पार्टी में आए हुए लोग, बड़े बड़े कारपोरेट छोड़कर आए हुए लोगों में से एक महिला बोल रही थी उस सोशल पोस्ट पर कि ये अंदर रहेंगे, बाहर कैबिनेट की मीटिंग होगी, आजकल इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है और ये सारी बातें उनको कन्वे की जाएगी और वो साइन करेंगे। उन्होंने कहा साइन तो कर नहीं सकते, डे टू डे कामकाज में तो जेल के अंदर से सहभागिता नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट को परमिशन मांगेंगे, कोर्ट परमिशन दे देगी। तो उन्होंने कहा भाई केजरीवाल छोड़कर, केजरीवाल कभी तो इस दुनिया से जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, ऊपर भेजेंगे साइन करने के लिए, कोई और काबिल नहीं है। मतलब व्यक्ति निष्ठता की भी परिसीमा के उस पार। आखिर ये क्या है? फिर आप में और बाकी लोगों में क्या फर्क है? दिनेश जी। संवैधानिक पद पर ऐसे आदमी का बैठना, पता नहीं जो संज्ञान लेने वाले हैं वो भी संज्ञान नहीं लेते। अब इसकी हर चीज को उधेड़ने का समय आ गया है। बारशाला के ऊपर भी अभी किसी का ध्यान नहीं गया है। जब नोटबंदी का समय था, नोटबंदी हुई थी, तो इस विक्षिप्त मानसिकता वाले ने 2.5 करोड़ जनता के साथ ऐसा मजाक करा था। वो तो ईश्वर की कृपा है, दिल्ली में कुछ नहीं हुआ। इसने सुनने में आया, अपने भाषण में इसने कहा था कि आप मोदी जी 2-3 दिन में नोटबंदी ये फैसला वापस ले लो, नहीं तो दंगे हो जाएंगे। जिस आदमी के ऊपर जिम्मेवारी हो कि उसने अप्रिय स्थितियों को, घटनाओं को रोकना है और वो उस घटना को बढ़ावा देने वाले वो दे रहा है, तो मुझे नहीं समझ में आया कि हमारी कानून व्यवस्था उस समय क्या कर रही थी या बाद में उन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया। सुनने में आता है कि एक बार हर जगह सारे न्यायविद निर्णय लेने वाले थे, उसमें उनके बीच में इस विक्षिप्त मानसिकता वाले ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि फोन टेप हो रहे हैं। अरे भाई, तू संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, तू जजों को बता रहा है कि फोन टेप हो रहे हैं, तो भाई जिसने बताया था उसका नाम बता, उसके खिलाफ जांच बिठा, उससे पता कर। ना जजों ने इससे पूछा, ना इसने बताया। इसका काम देश के अंदर अराजकता फैलाना है, देश धर्म को खत्म करना है, खाली पैसे से इस आदमी का पेट नहीं भरना। मैं बार बार नमन कर रहा हूँ ईडी वालों को, जो मतलब वो हमारे इस समय आप ये समझ लो कल दिवाली बनी है दिल्ली के अंदर, जो सड़क पर नहीं आते हैं उन लोगों ने दिवाली मनाई है। आप लोगों की भावनाएं समझे, हम आम आदमी की। एक बड़ा लीडर था, सो कॉल्ड, मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है, मैं उसके घर गया था और मैं इसके बारे में बताने के लिए गया था कि ये गलत काम कर रहा है, क्योंकि हम तो अन्ना की शक्ल देख के जुड़े थे कि भाई, और मैंने नेशनल लेवल पे मोदी जी के लिए काम करा था, दिल्ली में सिर्फ इसके लिए करा था, क्योंकि हम तो हमारा कितना ही नुकसान हो जाए हम अपने धर्म और राष्ट्र को नहीं छोड़ सकते हैं। तो लेकिन बैठे बैठे उस आदमी ने कहा कि मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो इसको छोड़ूंगा, केजरीवाल को, अगर मुझे पता चला ये भ्रष्टाचारी है। जबकि ये भ्रष्टाचार कर रहा था, उसने भी 2-3 लीडरों को निकाला था इस पार्टी के, धक्के लगवाए थे। लेकिन जब उसको कुछ नहीं मिला, ना सांसदी मिली, कभी कुछ दे दिया पुचकार के, कभी दुत्कार दिया, कभी पुचकार लिया, फिर वो आदमी बार बार बोल रहा था कि मेरे पास, अब मेरे खिलाफ बोल के, अब ये बोल के दिखाया। जब उसको अल्टीमेटली पार्टी से निकाल दिया
तो मैं बीजेपी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे आदमी को कृपया अपने उसमें ना ले। तब वो राम मंदिर के खिलाफ भी बोलता था, उसका कोई बातें उठा के देख लो। चलिए जरा एक कॉलर के पास जाता हूं, उसके बाद खुद केजरीवाल लोगों को कहते हैं कि जांच में सहयोग करो, खुद नहीं कह रहे, वो वीडियो दिखाऊंगा। एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए बोलिए। ऐसा है कि मैं दूसरे एंगल से विषय को देख रहा हूँ, क्योंकि 2007 से 2010 के बीच कबीर फाउंडेशन जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का एक संस्था रहा है, उसको फोर्ड फाउंडेशन ने 46 लाख रुपए जो है दान में दिया। और ये फोर्ड फाउंडेशन वित्तीय मदद पाती एक क्विंटल बोल के एक वित्तीय संस्था है, उससे जो है CIA एक क्विंटल को देता है, क्विंटल देती है फोर्ड फाउंडेशन को। तो वो माने CIA का जो मुख्य लक्ष्य होता है कि जैसे अभी आप देख लीजिए जो चलिए आपका आवाज है ना, आपका आवाज में दिक्कत है, लेकिन आपका फोर्ड फाउंडेशन का मुद्दा हमारे सामने समझ में आया है। मैं जिंदल जी को पूछूंगा। जिंदल जी, ये जो विदेशी संस्था है, खास करके ऐसी जो भारत विरोधी संस्था है, क्या आपको कब पता चला या इसके बारे में आपकी जानकारी पहली बार कब हुई कि फोर्ड फाउंडेशन इनको पैसा दे रहा था? देखिए सुरेश जी, ये फोर्ड फाउंडेशन का जो इशू है, ये बहुत पुराना इशू है। लेकिन आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास इलेक्शंस के अंदर हमेशा से ये फंड्स आते रहे हैं। और अभी 4 या 5 साल पहले जब मैंने इस पार्टी को छोड़ा, उसके बाद भी इन्होंने फंड लिया है। उससे पहले भी इनको फंड्स आते रहे हैं फोर्ड फाउंडेशन से। और फोर्ड फाउंडेशन सिर्फ आम आदमी पार्टी को नहीं, उस हर व्यक्ति को सपोर्ट करने को तैयार रहती है जो व्यक्ति हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ, उनके अगेंस्ट जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, उन लोगों को फाइनेंस करती है, उन लोगों को बढ़ाती है आगे। और मुझे लगता है कि यही एक तरीका था आम आदमी पार्टी को बढ़ाने का। शायद इस तरीके से आम आदमी पार्टी को फंड दिया गया, और क्या मानसिकता उसके पीछे रही, मैं उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो शायद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या जो हमारे देश की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो ज्यादा अच्छे तरीके से इसको देखें तो जरूर कुछ ना कुछ निकल के उस पर भी आएगा। तो ये सब चीजें हमेशा से चलती रही हैं, और सिर्फ फोर्ड फाउंडेशन की बात नहीं है, और भी ऐसी बहुत सी एजेंसीज हैं जो बाहर हैं और देश के खिलाफ काम कर रही हैं। हमारे देश के आम आदमी पार्टी को फंडिंग को लेकर स्पेसिफिकली आप देखिए कि कैसे खालिस्तानी जो अलगवादी हैं, उन्होंने किस तरीके से साफ साफ बोला है कि पंजाब इलेक्शन के टाइम पे हम लोगों ने फाइनेंस किया है। लेकिन कोई किसी तरीके का मुझे ऐसा देखने के बाद नहीं आया कि पंजाब पुलिस या पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ से जो उस टाइम पे भी थी या अब जो चीजें हैं वो उस चीज के ऊपर कोई कार्रवाई हो। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी अब तो खुद उन्हीं की पुलिस है वहां पर। अब तो कुछ क्या होने वाला है, सैयाब है, कोतवाल हो, कुछ है ना। हाँ, यही बात है सुरेश जी, के अगर पुलिस सिर्फ राजनीतिक दबाव के अंदर आके काम नहीं करती तो वो गलत है। पंजाब पुलिस या वहां की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात सिर्फ वहां की सरकार की नहीं है, बात देश की है। तो अगर वहां ऐसा कुछ है तो बिल्कुल उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, राजनीति और प्रेशर से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। हमने देखा है, ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है, और मुझे लगता है कि आगे भी इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि कल से एक बड़ा नैरेटिव चल रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो टीवी पे आके हमेशा ये बोल रहे हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल देश के लिए है। आज अरविंद केजरीवाल ने खुद भी बोला, कोर्ट में जब उनको लेके जाया जा रहा था तो उन्होंने बोला कि जी मैं देश के लिए हूं, देश के लिए मैं मरने को तैयार हूं। तो मेरा एक सिर्फ कहना यह है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे भी अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल कहीं से भी अपने आप को सही नहीं ठहरा सकते। झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा देता है, लालू प्रसाद यादव अपना इस्तीफा देता है, जयललिता अपना इस्तीफा देती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल राजनीति और अपनी सीट को लेकर इतना ज्यादा मैं कहूं कि इतना ज्यादा डूबे हुए हैं कि वो दिल्ली के डेवलपमेंट को रोक सकते हैं, दिल्ली के कामों को रोक सकते हैं, कि सीएम रहने का जो उनका अपना जो एक मैं कहूं कि अपना जो उनके दिल में है
उसको वो छोड़ने को तैयार नहीं है, उनकी पार्टी उसको छोड़ने को वो तो पंजाब का सीएम बनना चाह रहे थे। आपने देखा नहीं, पूरा कैंपेन था पंजाब का मुख्यमंत्री बनना, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंदर नहीं आती और उनको मोदी जी को गिरफ्तार करना था। मतलब मुख्यमंत्री बनकर पंजाब पुलिस ने मोदी जी को गिरफ्तार करना था, ये उनका प्लान था। उन्होंने तो अपने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के द्वारा किसको गिरफ्तार करने की बात की थी, वो सारे कागज भी बाद में मिल गए थे। तो बहुत कुछ हुआ है और इसलिए आप जो बात कह रहे हो उस दिशा में भी बिल्कुल सही है। मैं जरा केजरीवाल का ही वीडियो दिखाता हूं, देखिए इंक्वायरी पर क्या कहते हैं केजरीवाल। होने लग गया तो कल को हर्षद मेहता भी खड़ा होकर कह देगा कि मैं तो पाक साफ हूं, कलमाडी भी कह देगा मैं तो पाक साफ हूं, राजा भी कह देगा मैं तो पाक साफ हूं, अपनी अपनी पार्टी के 4 मंत्री ले आएंगे और कह देंगे पाक साफ हूं। ऐसे नहीं चलता, देश में कुछ कानून है। अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी है, अगर आपको लगता है कि आप पाक साफ हैं तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी के साथ सहयोग कीजिए। ऐसे अगर होने लग गया तो कल को कहते हैं कि आपको इंक्वायरी में जाना चाहिए, लेकिन स्वयं केजरीवाल नहीं गए। अब उससे भी खतरनाक बात दिखा रहा हूं, केजरीवाल क्या कहते हैं, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, इंट्रीगोट करो, लेकिन इंट्रीगोट खुद होने के लिए तैयार नहीं। कहते कि पता चल जाएगा किस किस से रिश्वत ली है। क्या इस इंट्रीगेशन से डरकर ही केजरीवाल जांच कमेटी के सामने नहीं जा रहे थे? बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने। तो केजरीवाल 2 दिन का इंट्रोगेशन नहीं चाह रहे थे, लेकिन जो सोनिया गांधी के खिलाफ बोल रहे थे, जिनको भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति कहा जाता था, इन्हीं के द्वारा इनके साथ इनके कई फोटो मिल जाएंगे। जिनके खिलाफ भी केजरीवाल ने बोला है उन सभी के फोटो हैं। ये देखिए, ये हालांकि सोनिया गांधी ने नमस्कार नहीं किया, ये बात और है, लेकिन ये हालांकि ये नहीं, बहुत फोटो मिल जाएंगे। उसके बाद तो आपको हाथ उठाए हुए फोटो भी मिल जाएंगे, जिसमें इन्होंने गठबंधन के अंदर जाकर उन्हीं के साथ बात की थी। वो वीडियो भी मेरे ख्याल से होगा कि मैं बच्चों की शपथ लेता हूं कि कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, है क्या? केजरीवाल का अगर वो वीडियो तो वो भी दिखा दीजिए कि बच्चों की कसम खाता हूं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। क्या है, लोगों को भूलने की बीमारी है ना, इसलिए एक ही शो में मैं सब दिखा रहा हूं। ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। बच्चों बिन्नी जी के पास जाऊंगा। बिन्नी जी, पहली बार तो चलो गलती हो गई होगी, कुछ हो गया होगा, नए सीखे थे, यही वो सब कुछ कह रहे थे कि हमसे भाई हो गया क्या करे, लेकिन अब तो फिर कर दिया। बिन्नी जी, शायद बिन्नी जी हमसे डिस्कनेक्ट हुए हैं। जिंदल जी के पास चलते हैं। जिंदल जी। बिल्कुल सुरेश जी, देखिए लगातार जिस तरह सिर्फ राजनीति करने के लिए पहले ईडी का राजनीतिकरण करते हैं, फिर उस पार्टी को, जिस पार्टी को वो कहते थे कि दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आज उसी पार्टी के साथ एक स्टेज पे जाके राहुल गांधी का हाथ पकड़ के वो आज अपना हाथ और उसका हाथ साथ में खड़ा करते हैं। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, वहां पे आरजेडी भी होती है, वहां पे जेएमएम के लोग भी होते हैं, वहां पे एडीआईडीएम के लोग भी होते हैं, डीएमके के लोग भी होते हैं। ऐसे सभी लोग जिनको सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल ने बोला। बच्चों की कसम खाई गई, एफिडेविट दिए गए थे दिल्ली के लोगों को कि देखिए हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। इस सब के बावजूद आज जिस तरीके का सिनेरियो, जिस तरीके की चीजें दिल्ली की जनता के सामने है, वो साफ बताती हैं कि अरविंद केजरीवाल आज तक की हिस्ट्री के अंदर सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है। इससे ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति इस दुनिया में शायद आया हो, इससे झूठा व्यक्ति शायद कोई आया हो, जो सब कुछ कहने के बाद, सब कुछ मना करने के बाद अपनी सिर्फ राजनीति और अपनी सिर्फ सीट चमकाने के लिए, अपनी सीट नहीं छोड़ने के लिए ये व्यक्ति किसी भी हद तक जाकर राजनीति कर सकता है। अब मुझे याद है कि जब ये सारी बातें और दावे किए जा रहे थे, गेस्ट पैनल को भी ले लीजिए, कि क्या घोषणा करनी चाहिए, तो उस समय वो सारी घोषणा की जाती थी जिस भी घोषणा पर पॉपुलैरिटी मिल सकती थी। मेरे घर में जब बात उठी कि सरकारी घर नहीं लेना चाहिए,
गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। और आपको तो याद होगा कि पहली आप पार्टी की सरकार बनी तो ऑटो रिक्शा से लोग गए, और हमने गुजरात चुनाव में भी देखा कि ऑटो रिक्शा में उन्होंने सफर किया, लेकिन पता चलता था कि ये तो चार्टर प्लेन के द्वारा वहां पर जाते थे और 10-10 लाख रुपए रोज के सूट में रखते थे, होटल के स्वीट में रुकते थे। तो ये जो विरोधाभास है इसकी सूची तो शतक पार कर जाएगी। लेकिन मैं बिन्नी जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे बीच में, आपको प्रश्न ये था कि कांग्रेस के साथ पहली बार गए, किस भी कारणों से गए, तब कहने हम नए सीखे थे, फलाना था, ये था, लेकिन अब तो फिर गए हैं। दरअसल सुरेश भाई, ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि पहली बार जब सरकार बनी थी तो कांग्रेस ने बिना मिले आपको समर्थन दिया था, बिना मांगे समर्थन दिया था। कोई ऐसे ही किसी को पॉलिटिकल पार्टी किसी को समर्थन नहीं देती है। आपने देखा कि सबसे पहले संदीप दीक्षित जाने वाले आदमी थे कल, जब उनको कल, तो ये सब बहुत पुराना जुड़ाव है, एनजीओ का जुड़ाव है। और ये पहले दिन से आप मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग ही इन्होंने शीला दीक्षित के लिए काम करना शुरू किया था। अच्छा। और शीला दीक्षित, इनको लगता था कि ये आरएसएस के लोग इस आंदोलन में हैं और अगर नई पार्टी बनेगी तो शीला दीक्षित को पहले दिन से ही उनका दिमाग क्लियर था, अगर कोई नई पार्टी बनेगी तो मैं एक बार दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगी। तो उसको बैक पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा था, शीला दीक्षित कर रही थी, कांग्रेस पार्टी कर रही थी, और इसीलिए उन्होंने बिना मांगे उसको समर्थन दिया, क्योंकि वो उनको लगता था कि आरएसएस मतलब बीजेपी को रोकने के लिए इन्होंने इनको खड़ा किया था, लेकिन यही सारा निकल गए। और आपको ये भी समझना होगा कि जब आंदोलन हो रहा था रामलीला मैदान में, तो उसमें देशभक्ति लोग, आरएसएस बैकग्राउंड के लोग, जो सीधे साधे लोग थे, वो सब उसमें सेवा कर रहे थे। तो इनको शीला दीक्षित की समझ आ गया कि अगर इस नई पार्टी बनती है तो बीजेपी का वोट बैंक 2 जगह बढ़ जाएगा और मेरी सरकार एक बार दोबारा फिर बन जाएगी। तो इसीलिए तो इतने गंदे गंदे फूटे शीला दीक्षित के लगाए गए ऑटोज के पीछे, और उसके बाद एक रिएक्शन नहीं था शीला दीक्षित की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि उनका प्लान ये तरीका था, वो चाहते थे प्लानिंग से कि भाई इस तरह हमारी सरकार बन जाए। ये सबको जग जाहिर है, सब लोग जान गए हैं। और आज जिस हिसाब से कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही है, राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं, अरिंदर सिंह लवली कल पहुंचे, संदीप दीक्षित वहां कल पहुंचे, और तो ये स्वाभाविक है, इसमें तो कोई डाउट बचा नहीं है। जनता, दिल्ली की जनता सब जान गई है, सबको पूरा तरह पता है कि कौन किसकी टीम है, कौन किससे हिस्सेदार है, ये स्पष्ट हो गया है पूरी तरह से। बिल्कुल। चलिए जरा पोल ले लेते हैं कि अब कार्यक्रम के अंत तक आते आते क्या लोगों का कहना है। हमने जो डिस्कस किया, आपने कॉलर ने भी कॉल किए और पैनल ने जो बात बोली, इसके बाद दर्शकों का क्या कहना है। हमने कार्यक्रम के प्रारंभ में ही आपको पूछा था कि आप भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन राजनीति से दूर रहकर होता है तो ही परिणाम होता है, परिणामकारक ज्यादा होता है। आप लोगों ने कार्यक्रम के शुरू में तो 90% कहा था, लेकिन कार्यक्रम के अंत में 98% लोग ये मान रहे हैं, और अर्थात केजरीवाल की राजनीति का भी यह ऑपरेशन हो रहा है। मैं हमारे तीनों अतिथियों का और सभी कॉलर का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने आज के कार्यक्रम में सहभागिता की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। बंद कर दो एसीबी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो। करप्शन करने के बाद कोई भी जेल नहीं जाता, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। अन्ना जी ने कहा राजनीति कीचड़ है, मैंने अन्ना जी को यही कहता था, मैंने कहा अन्ना जी अब तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा झाड़ू लेके।